एडिटोरिया का प्रैक्टिस नंबर 15 है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। किसी राज्यपाल होता है ना, और महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति क्या होता है? प्रसाद प्रयत्न होता है। ठीक है, तब बताइए तो राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153। किसी राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। पर उसी राज्यपाल के कार्यपालिका का शक्ति 154, अनुच्छेद 154। पर राज्यपाल की नियुक्ति आएगा ना, राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल की नियुक्ति 155। और राज्यपाल की पदावधि आएगा, राज्यपाल की पदावधि 156, 156। राज्यपाल की पदावधि 156। तो इसका आंसर पता लगा क्या हुआ? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा दिया गया है? ठीक है ना। देखिए, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत जो ये क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका शब्द को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका। जो संविधान के भाग क, संविधान के भाग मतलब से क्या बोलते हैं? भाग 9 के क जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया था? जो नगर पालिका शब्द है ना, जो 243 से लेकर 243 के त से लेकर 243 के त यछ यानी कि पी से लेकर जेड जी तक, पी से लेकर जेड जी तक जोड़ा गया था। तो क्या संविधान संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992। अकेमा अनुसूची में तो अनुसूची 12, अनुसूची 12, अनुसूची आएगा तो हाँ, अनुसूची क्या है तो 12, विषय 18, अभाग 9 के क। तो नगर पालिका शब्द जोड़ा गया था। तो वही नगर पालिका को हम लोग कह सकते हैं कि नहीं स्थानीय स्वशासन कहते हैं कि नहीं। और 73वां संविधान कब हुआ था? देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज को। यह संविधान का भाग 9 में, संविधान का भाग 9 में जो 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक, ए से लेकर ओ तक, यानी कि हिंदी में कहिएगा तो क से लेकर 9 तक जो होता है ना, ठीक है ना, वो जोड़ा गया। और तब बताएगा तो इसमें कितने विषय हैं? 73वां संविधान संशोधन 1992 में विषय कहेगा तो पंचायती राज में 29 विषय है। कितना विषय है? 29। ठीक है ना, नहीं याद रहेगा ना। तो जैसे में 11वां अनुसूची आएगा तो क्या आ जाएगा? अनुसूची 11, अनुसूची क्या आएगा तो 11। अब विषय 29। ऐसे में देखा 2 9 2 जलेगा तो 11 होता है कि नहीं? तो 29 विषय है। वही 12वां अनुसूची में कितना विषय है? 18 विषय है। अब भाग 9 के क, नगर पालिका भाग 9 के क। अब वही पंचायती 9 में है, भाग 9 में है। अब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन है। 76वां संविधान संशोधन 1994 में होता है। कब होता है? 1994 में। इसमें क्या किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को 69% आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया था। तमिलनाडु सरकार, यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है ना, तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा वर्ग को 69% आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया था। तो यह 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को 69% आरक्षण देने का व्यवस्था किया गया। ठीक है। अब चौथा ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2003 में हुआ था। तब ठीक है ना, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ था ना, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। और उसमें क्या गया और भाषा को कौन जोड़ा गया था? देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और वहीं 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सब याद है कि नहीं? 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा और 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडमस यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो चारों ऑप्शन क्लियर हुआ? ठीक है। तो बताइए 73वां संविधान संशोधन द्वारा
पंचायत। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका। और 76वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को 76% आरक्षण। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोर्ड मस को जोड़ा गया था। बोर्ड डोगरे 69%, 69% 69% जोड़ा गया था। ठीक है, अब ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है? देखिए मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। मुद्रास्फीति मतलब क्या समझते हैं? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। तब जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगा तो किसको लाभ होता है? तो देखिए जो व्यापारी होगा ना उसको ऋणी वर्ग को लाभ होता है। व्यापारी वर्ग ऋणदाता को, यानी ऋणदाता को नहीं, ऋणी वर्ग को, ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को नहीं, ऋणी वर्ग को लाभ होता है। ठीक है, तब जब मुद्रास्फीति होता, मुद्रास्फीति समझते हैं ना क्या होता है? ठीक है ना, वस्तुओं की कीमत अचानक एकदम वृद्धि हो जाना। ठीक है ना, कीमत में अचानक, इसे क्या कहता है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा। और व्यापारी वर्ग, इन दोनों क्या होता है? बहुत लाभ होता है। ठीक है, आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में ब्लो बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? देखिए ब्लो बेबी सिंड्रोम जो होता है ना बच्चा समय हो जाता है। ठीक है ना, बच्चा समय देखिएगा बच्चा का शरीर पीला और नीला कलर का हो जाता है। देखिएगा कोई बच्चा है ना नीला कलर का हो जाएगा। होता कैसे है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम है। ब्लू मतलब क्या? नीला। अबे मतलब बउआ, और सिंड्रोम मतलब जो बीमारी होता है वो। ठीक है ना, इनमें क्या होता है? शरीर में ब्लड क्या कहता है? बच्चा लोग जो जब गंदा पानी पी लेता है ना, गंदा पानी जैसे होता है ना, कुआं का पानी पी लेगा। ठीक है ना, नहर वाला पानी पी लेगा, और जो क्या बोलते हैं पोखरा का पानी पी लेगा। वो जो पानी पी लेता है ना, ठीक है ना, उस पानी में सबसे अधिक मात्रा जो होता है ना नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? नाइट्रेट का होता है। ठीक है ना, उसके बाद होता है आर्सेनिक का। सबसे ज़्यादा मात्रा होता है नाइट्रेट का, तब होता है आर्सेनिक का। तो वही ब्लू बेबी सिंड्रोम में जब वो पानी पीता है ना उसमें नाइट्रेट का मात्रा अधिक होता है, उससे शरीर क्या पड़ जाता है? नीला पड़ जाता है। वो पीने से आज शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है फेफड़ा में, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या करता है? पूरा शरीर में खून के माध्यम से पहुंचा देता है वही पानी। ठीक है ना, पानी पहुंच जाता है शरीर में, इसलिए पूरा शरीर देखेगा ना नीला पड़ जाता है। तो बताइए उस पानी में किसी का मात्रा अधिक रहता है? नाइट्रेट का मात्रा रहता है। तो क्वेश्चन था मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता कारण होता है? नाइट्रेट कारण। किसी गंदा पानी में क्या अधिक रहता है? नाइट्रेट। उसके बाद आर्सेनिक। तो इसमें आर्सेनिक भी है नाइट्रेट में, तो सबसे अधिक क्या रहता है? नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेगा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। देखिए पीयूष ग्रंथि जो होता है कहाँ होता है? मस्तिष्क के स्टेनोफाइड हड्डी में होता है। कहाँ होता है? स्फेनाइड हड्डी में, स्फेनाइड हड्डी में होता है। और पीयूष ग्रंथि का जो वजन की बात कीजिएगा तो 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है। अब पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी में, स्फेनाइड हड्डी में होता है। ठीक है ना, अब पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। यह किसको नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है ना, जानते हैं क्या? भूख प्यास जो जगाता है। ठीक है ना, प्यार क्या? हाँ, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए किसी से प्यार हो जाना, जो आपके लिए अच्छा करेगा ना वो उससे आपसे प्यार हो जाएगा। जो आपके दिल के अनुसार काम करेगा ना, ठीक है ना, आप किसको फोन किए से भाई मेरे लिए सामान लेते हैं ना, ठीक है ना, आपके प्रति अच्छा काम कर दिया तो आपको सिर्फ प्यार, यानी हाइपोथैलेमस आपको एक्टिव कर रहा है। हाँ वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। यदि वो नहीं किया आइए आप रूम पर फाड़ दो पूरा। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से देता है। किसी से घृणा हो जाना एक को जगाता है हाइपोथैलेमस। नहीं तो किसी से बहुत प्यार हो जाता है। ठीक है ना, लड़की से इतना प्यार क्या हो जाता है जानते हो? बहुत अच्छा बात करती है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं क्या हो जाता है? बहुत अच्छा बात करती है इसलिए प्यार हो जाता है। हाँ हमारे आपको चांद तारा दिखाते हैं, हाँ ये है वो है। ठीक है, तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और वही कहता है छोड़ के भाग गई, सब लूट गया। ठीक है, तभी यूपीएससी निकल जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि का नियंत्रण होता है। अब देखिए ऑप्शन क्या है? थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड होता है ना कहाँ होता है? गला में होता है। और या लैरिंग्स के नीचे होता है। कहाँ होता है? लैरिंग्स, जो भी बोले हैं लैरिंग्स के जस्ट नीचे होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलता है। कौन कौन? थायरॉक्सिन और ट्रायोथायरोडीन। क्या होता है? थायरोडीन होता है, थायरोथायरोडीन होता है। एक थायरॉक्सिन
एक ट्रायो थायो रेन होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन होता है, किससे होता है? ये थायराइड ग्रंथि में। उसके बाद एक ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, बताएगा तो एड्रिनल ग्लैंड को और किस नाम जाते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को नहीं कहते, लॉरो और उरो हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को लॉरो उरो हार्मोन कहते हैं? ठीक है ना, एड्रिनल। फ्लाइट एंड फ्लाइट मतलब फाइट करो, फारो और उड़ जाओ, ठीक है ना, मारो और भागो, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है ना। तो यह कब उत्तेजित होता है? जब किसी मारा पिट्टी होता है ना, तनाव जब आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, पसना से दे मारा तो मार देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है ना, चीर देंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब किसी भाई को लूट लिया है, ठीक है ना, पता लगा भाई को मार दिया है, एकदम एड्रिनल ग्रंथि जो होगा ना एकदम एक्टिव हो जाएगा, आज जाकर फाड़ देंगे, काफी उत्तेजित से होता। कौन? एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तीन ऑप्शन पूछा गया। तो बताइए तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस। लॉरो उरो ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। और थायरॉक्सिन हार्मोन थायोरेन हार्मोन किसमें होता है? थायराइड में होता है। और अब बताइए तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? स्फेनाइड, मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी में, स्फेनाइड हड्डी में। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है ना, इंडियन जी लोग स्थापित किया 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदवन बोस दोनों ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग की स्थापना, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना, वही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब किताब कहाँ हो गया? अब किताब देख रहे हैं, आनंद मोहन बोस कहते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कब कहते हैं? 1876 में। क्वेश्चन ये पूछा गया आपका बीपीएससी पलटेगा ना, बहुत बार पूछा गया है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किया है? तो दोनों आदमी को याद रखेगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और वहीं सचिंद्र नाथ के बात कीजिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल के, तो यह HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में करते हैं। कहाँ पे? HRA, ठीक है ना। और वही HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में होता है, 1928, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हाँ तो कौन करते हैं? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो कहते हैं ना, भगत सिंह दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। और नौजवान सभा कहेगा तब भगत सिंह, ठीक है ना, नौजवान सभा भगत सिंह। और 7 नंबर देखिएगा, तो 4 ऑप्शन पता लगा ना, ठीक है। अब 7 नंबर देखिएगा, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के अनुशंसा कब की गई थी? देखिए 18, देखिए भारत में दास प्रथा प्रतिबंध लगाने का जो प्रतिबंध था ना 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो कार्यक्रम में होता, पर अधिनियम का कब आया था? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा क्या करता है? प्रतिबंध करता है। और धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत याद रखा, लॉर्ड एलनबरो के काल में होता है ना 1843 में 3 घटना होता है, 43 में 3 घटना। देखिए 3 घटना क्या होता है? एक होता है रविवार की छुट्टी, रविवार का, और अब क्या था? सिंध का विजय नहीं कर लेता है, सिंध का विजय करता है ना, सिंध विलय करता है 1843 में, 1843 में। और एक और चीज होता है दास प्रथा का उन्मूलन होता है, धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत होता है, ठीक है। तो लॉर्ड एलनबरो का देख ले, तो किस चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम। और 1848 का कांड देखिएगा, 1848 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। 1848 ईस्वी में 29 मार्च 1849 को, 29 मार्च 1849 को क्या होता? पंजाब को सिंध में विलय कर लिया गया था, पंजाब को सिंध में विलय। और 1848 में देखिएगा 16 नवंबर 1848 को जो दूसरा आंग्ल सिख जो होता है ना, ठीक है ना, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 गो युद्ध होता है, ठीक है ना। और 2 गो जो युद्ध होता है अनिर्णित रहता है, 2 गो जो युद्ध होता है अन्य, जैसे में अब क्या होता है? एक रामनगर का युद्ध, जो रामनगर का युद्ध होता है 16 नवंबर 1848 को, रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को। और चिलियनवाला का युद्ध जो होता है 13 जनवरी 1848 को, 49 को, 13 जनवरी 1849 को, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है 12 मार्च 1849 को गुजरात में चिनाब नदी किनारे,
ठीक है ना। तो पहला जो रामनगर का युद्ध और चिलनवाला का जो युद्ध होता है ना, वो अनिर्णित होता है, मतलब कौन जीता कौन हारा कोई पता नहीं, ठीक है ना। पर जो गुजरात में जो युद्ध होता है 93 किरण है, उसमें सिख बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद 29 मार्च 1849 को पंजाब को सिंध में विलय कर लिया जाता है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद 1846 को देखिए घंटे, 1846 में क्या क्या होता है ऑप्शन के अनुसार। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि, और 22 दिसंबर 1846 को ही भेरावल की संधि होती है। कौन सी संधि? भेरावल की संधि। तो 22 दिसंबर 1846 को भेरावल की संधि, और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि। कौन संधि? लाहौर की संधि। तो क्वेश्चन इसमें था, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? 1843 में। उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। और जब दूसरा आंग्ल सिख हुआ था, उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और जो लाहौर की संधि हुआ था, भेरावल की संधि, उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? देखिए बेलोड्रम का संबंध जो है ना साइकिलिंग से है। किसे है? साइकिलिंग से है। बेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। अब देखिए गोल्फ जो है ना, गोल्फ, गोल्फ से 2-3 शब्द लिख लीजिएगा। द ग्रीन गोल्फ से संबंधित है। द ग्रीन किससे संबंधित है? गोल। और बोगी गोल्फे से है। बोगी, बोगी किसे है? बोगी गोल्फ से है। अब घोड़सवारी से 2-3 शब्द है लिखिएगा। रेडियो, ठीक है ना, रेसिंग और ड्रेसेस किसे है? सब घुड़सवारी से शब्द वाली है। रेडियो, रेसिंग और ड्रेसेस किसे है? घुड़सवारी से। और जो शॉर्ट पुट जो होता है ना, किसे? एथलेटिक्स से है। किसे है? एथलेटिक्स से। किसे है? एथलेटिक्स से। तो बेलोड्रम का संबंध किस खेल से? साइकिलिंग से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइकिलिंग। इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइकिलिंग। क्या सब ऑप्शन कह रहे सही है कि नहीं? ऑप्शन सबका हो रहा है सही कि नहीं है? क्या क्या ऑप्शन कहते चल जाए ना ठीक है, क्या सही है, सब ऑप्शन कहते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? ठीक है ना। देखिए पहला दूसरा में नहीं हुआ था, चौथा पांचवा छठा को दीर्घ आवर्त की संज्ञा देगा था। देखिए भारत जो ब्रह्मांड में ढेर सारा तत्व है, कितना है? ढेर सारा तत्व है। इस तत्व को बांटने के लिए 4 को वैज्ञानिक पैदा हुआ था। पहला वैज्ञानिक हुआ था कौन? डोबेनायर। कौन था? डोबेनायर। ट्राइड नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, ठीक है ना। इसमें क्या बोला था? पहला तत्व तीसरा तत्व दोनों का औसत होगा। पहला तत्व तीसरा तत्व का औसत होगा। त्रिक नियम कौन दिया था? डोबेनायर। कब दिया था? 1829 में दिया था। कब दिया था? 1829 में। उसके बाद आया था कौन? न्यूलैंड आया था। कौन था? न्यूलैंड आया था ना, अष्टक नियम दिया था, ठीक है ना। 1863 में दिया था। 1863 में अष्टक नियम जी दिए थे ना। अष्टक नियम इसमें क्या है? सा रे ग म प द नि सा। हर पहला तत्व 8वां तत्व के समान होगा। हर पहला तत्व 8वां तत्व के समान होगा। कौन बात है यह? न्यूलैंड। कौन था? न्यूलैंड। उसके बाद आया था कौन? मेंडलीव आए थे। कौन आते हैं? मेंडलीव। मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में तत्वों का वर्णन कर गया, ठीक है ना। ठीक है ना, वर्णन किया और इसको परमाणु कर्मा किसी द्रव्यमान के अनुसार क्या कर दिए? सजा दिए। कौन? मेंडलीव सजा दिए। अभी मोसले की बात कीजिएगा ना, तो मोसले ये परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को सजा दिए। परमाणु क्रमांक जैसे देखिएगा, क्रमांक अनुसार देखिए, हाइड्रोजन का बैठा दिए क्रमांक अनुसार 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक अनुसार सजा दिए, ठीक है ना। इसके साथ कोई दिक्कत नहीं उसमें। परमाणु क्रमांक अनुसार सजा दे। कौन? और कब सजा थे? तो 1913 में। 1900 तो मसले कब सजा थे? 1913 में सजा थे मसले, ठीक है ना। तो बताएगा तो आधुनिक आवाज सारणी का जनक किसे कहते हैं? मोसले को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोसले। और जो मेंडलीव द्वारा सजाया गया आवाज सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? 3, चौथा, पांचवा, छठा। चौथा, पांचवा, छठा। चौथा, पांचवा, छठा। आइए 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर भाई, 10 नंबर दूसरे निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए ग्राम पंचायत गठन, देखिए राज्य के नीति तत्व, ठीक है ना, डीपी इसमें किया गया है।
36 से 51 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत वही क्या डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है ना। आयरलैंड लिया, स्पेन से। देखिए तो उसी में 36 से लेकर 51 चर्चा किया गया है राज के निदेशक तत्व का। उसी का अनुच्छेद 4 के तहत, सॉरी अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। अब प्रथम राज्य कौन हुआ था? गोवा। कौन है? गोवा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। अब देखो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, काम का न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, सही है, ठीक है ना। प्रसूति सहायता किसमें है? 42 में, अनुच्छेद 42 में। 43 में कुटीर उद्योग, और 44 में देखिए लिए क्या है? समान नागरिक सिविल संहिता। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है? देखिए जब 45 देखिए 4 5 45 है ना, 5 देखिए 6 वर्ष से कम के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जैसे आंगनबाड़ी जो होता है ना, आंगनबाड़ी देते हैं 5 वर्ष से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा रहता है कि नहीं, इतना बच्चा जाता है, इतना कोटा ले लेता, अच्छा जाता आंगनबाड़ी में ले, ठीक है ना, बुरा ना पकड़ेगा, एकदम दौड़ते चल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा अनुच्छेद 45 के तहत। ऐसे देखिए अनुच्छेद दिया है 51, अनुच्छेद 51 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण। देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि किसमें है? अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक किस अनुच्छेद में है? 50 में है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीना का जो है ना, सॉरी पसीने का जो ग्रंथि क्या कहता है? तापमान को नियंत्रण करता है, तापमान को नियंत्रण करता है। पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तापमान के नियंत्रण करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। आइए 12 नंबर देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? देखिए नहीं, गलत दिया हुआ है, ठीक है, लंबी होती है, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन होता है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। मानव सुने वही बता रहे हैं क्या है, सुने अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब नहीं शायद हम ग्रुप में भेजे, आप देखे नहीं है, ठीक है। देखिए मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना, बड़ी कोशिका होती है, कौन होता है? तो महिला का ओवम होता है। ओवम तो महिला में होता है, स्त्री में होता है, ठीक है ना। तो महिला का ओवम होता है, बड़ी कहेगा, वो कहेगा सबसे कहेगा लंबी कहेगा, तब तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। देखिए यदि पृथ्वी जगत का सबसे बड़ा कोशिका कहेगा तो कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और पृथ्वी जगत का सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा, हाँ, गैलिस सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम, ठीक है। तो बताइएगा तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला का ओवम, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पुरुष का स्पर्म, पुरुष का स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं, वही। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव का संपूर्ण देखिए छोटी कोशिका होता है ना, सेरेबेलम का ग्रेन्यूल सेल, सेरेबेलम का ग्रेन्यूल सेल, ठीक है ना। हम बोले हैं मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है, ओवरऑल छोटी कोशिका जो होती है ना, सेरेबेलम का ग्रेन्यूल सेल, ग्रेन्यूल सेल इसे लिखेगा ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल सेल होता है मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, ग्रेन्यूल सेल, ग्रेन्यूल सेल ग्रुप में है, नहीं लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे इसको बंद करके भर दीजिएगा। ग्रेन्यूल सेल होता है, देखिए ग्रेन्यूल सेल होता है, ग्रेन्यूल सेल होता है, ठीक है। तो इसमें 4-5 में देखें, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगी? मैं स्त्री का अंडा से, यानी अंडाणु, ओवम हो गया। और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का ओवम, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका सेरेबेलम का ग्रेन्यूल सेल, और पृथ्वी जगत का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब पृथ्वी जगत का सबसे छोटी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम, ठीक है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है कि नहीं? सही है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? ठीक है, हाँ,
यदि भारत का कहेगा तो राखीगढ़ी हरियाणा, जैसे भारत हुआ ना तो भारत का हरियाणा। ओवरऑल कहेगा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। कौन जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंध प्रांत का जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो देखिए तो कौन हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। तो राखीगढ़ किस नदी किनारे है, हाँ घग्गर नदी किनारे हैं। कौन सा नदी, हाँ सूरज भान ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। किस नदी किनारे है, घग्गर नदी। और यहाँ से बहुत सारे ताम्र का जो उपकरण है ना, कहाँ से मिला है, राखीगढ़ी से ही मिला है। ताम्र का उपकरण राखीगढ़ी से ही मिला है। कहाँ से, राखीगढ़ी से। और ये जो युक्त मुद्रा होता है ना, युक्त मुद्रा, ताम्र युक्त मुद्रा जो होता है, कहाँ से मिला है, राखीगढ़ी से ही मिला है। और उसके बाद देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देखिए हड़प्पा है ना किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। हड़प्पा रावी नदी किनारे। और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो देखिए यहाँ से अन्न का भंडार मिला है। क्या मिला है, अन्न का भंडार। जो क्वेश्चन पूछता है वही लिखे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछता है वही लिखे हुए हैं। तो अन्न का भंडार कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। अन्न का भंडार हड़प्पा से मिला है। उसके बाद मछुआरा जो होता है, मछुआरा का चित्र हड़प्पा से ही मिला है। मछुआरा का चित्र हड़प्पा से। और गरुड़ चित्रित मुद्रा कहाँ से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। लिख लीजिएगा, गरुड़ चित्रित मुद्रा हड़प्पा से, गरुड़ चित्रित मुद्रा हड़प्पा से ही मिला है। और कांसे के निर्मित खिलौना कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। कांसे से निर्मित खिलौना हड़प्पा से मिला है। अब गरुड़ चित्रित मुद्रा हड़प्पा से, कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए नग्न स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से तब बताएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब ये कहेगा विशाल स्नानागार कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। अब महाविद्यालय की बात किया जाएगा ना, महाविद्यालय के बाद तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। महाविद्यालय के बाद मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक है ना। लुसेट में नहीं होगा, ठीक है ना। ये है विशाल स्नानागार होगा। बाकी महाविद्यालय चमकते हुए बंदर कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। चमकते हुए बंदर मोहनजोदड़ो से। और दाढ़ी वाला पुजारी भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये सब दिया होगा, इसमें नहीं दिया होगा। दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो, दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो से। और कांस नग्न, जो कांस का नग्न महिला मूर्ति जो मिला है ना, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। जो दाढ़ी वाला पुजारी कहेगा तो मोहनजोदड़ो से। कांस जो निर्मित जो नग्न स्त्री के महिला का मूर्ति कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और एक सिंग वाला पशु मोहनजोदड़ो, एक सिंग वाला पशु मोहनजोदड़ो से। तो क्या क्या देखा मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ा अस्त सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार महाविद्यालय कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। चमकता हुआ बंदर और दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी। आकाश नग्न महिला मूर्ति, एक सिंह वाला मूर्ति, मतलब एक सिंह वाला पशु, सॉरी पशु मोहनजोदड़ो। एक सिंह वाला पशु खासकर हॉलीवुड फिल्म दिखाता हुआ एक सिंह वाला पशु सब, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन क्लियर होगा। एक क्वेश्चन बच गया धौलावीरा। जो धौलावीरा है ना, गुजरात में बता है, किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। कौन सा नदी, लूनी नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे, लूनी नदी किनारे है। धौलावीरा किस नदी किनारे है, ठीक है ना। स्टेडियम का प्रमाण लिखे हुए, ठीक है ना। स्टेडियम का प्रमाण मिला कहाँ से, धौलावीरा से, ठीक है। हाँ, यूनेस्को में 40वां कौन सा है स्थल, धौलावीरा है। कौन सा है, धौलावीरा, ठीक है। अब आया 14 नंबर क्वेश्चन। सब ऑप्शन क्लियर हुआ इसमें, ठीक है। अब आया 14 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का किस कारण से असफल हो गया था, जानते हैं क्योंकि इसमें एकता नहीं था, ठीक है ना। मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो अपने झांसे से ये हल्ला कर रही थी। हर राजा अपना अपना क्षेत्र से क्या कर रहा था, हल्ला, मतलब अपना असर कर रहा था। किसी में एकता नहीं था और अपने क्षेत्र को ही जिताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। उसमें क्या कहता, नेतृत्व का क्या था, अभाव था। मेन रूप से क्या था, नेतृत्व का अभाव था। और किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन क्या था, कमी थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। और इसका प्रभाव कहाँ था, सीमित क्षेत्र तक ही था। मान लीजिए झांसी का तो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, झांसी तक था,
कुंवर सिंह थे तो अपना ये इसी क्षेत्र में थे, ठीक है। तो जिस सब नेता का अपना क्षेत्र सीमित ही था, तो ये सब कारण था, इसमें सब सही होगा, ठीक है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था, ठीक है ना। सिंध का विलय किस समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। सिंध का विलय हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के समय, लॉर्ड एलनब्रो। वही पंजाब का विलय कहेगा ना तो डलहौजी के समय, पंजाब का विलय डलहौजी के समय, ठीक है ना। और सिंध का विलय एलनब्रो का, लॉर्ड एलनब्रो का जो कार्यकाल था ना 42 से लेकर 44 तक था, 42 से लेकर 44 तक था। तो एलनब्रो काल में 3 घटना महत्वपूर्ण होता है। देखिए 1843 का 3 घटना, 43 का 3 घटना। एक तो होता है दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन। जो दास प्रथा का उन्मूलन होता है ना, चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जो आता है, उसी के तहत 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत 1843 से में ही रविवार को छुट्टी किया जाता है, रविवार का छुट्टी। और सिंध का क्या कहा जाता है? विलय, सिंध का विलय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लेता है। कब? 29 मार्च 1849 को, 29 मार्च 1849 को कर लेता है, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन था, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन होता है ना, इसका कार्यकाल 1888 से 1894। भारत और ये जो देखिएगा यहाँ पे, ये भारत है ना, ये पाकिस्तान है, पहले भारत पाकिस्तान में था ना, ठीक है ना। आइए अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर डुरांड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में किया जाता। कब? 1893 किसे कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। पर यह रेखा कब खींचा जाता है? 1896 में खींचा। कब खींचा जाता है? 1896। देखिए निर्धारण होता है 1893 में, पर खींचा जाता है 1896 में। तो उस टाइम में भारत का वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। और जब निर्धारण किया जाता तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। तो 1888 से 1894 तक लड़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। उसके बाद कौन आते हैं? 94 से लेकर 99 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो निर्धारण होता है डुरांड रेखा का लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, बाकी खींचा रेखा खींचा जाता है किसी का में? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में, ठीक है ना। आ जानते हैं सिंध का जो विलय होता है ना, सिंध का विलय पर चार्ल्स नेपियर रहते हैं ना, उसकी वो क्या करता है? वो नेतृत्व करता रहता है सिंध के विलय के समय। चार्ल्स नेपियर के नहीं तो सिंध का विलय कर लेता है, मतलब नेतृत्व करता। कार्यकाल भले ही रहता है किसका? एलनब्रो का। बाकी वहाँ का जो सेना का नेतृत्व करता रहता है ना, चार्ल्स नेपियर रहते हैं। कौन रहते हैं? चार्ल्स नेपियर। और चार्ल्स नेपियर ने सबसे पहले इमामगढ़ का दुर्ग जीत लेता है। कौन सा दुर्ग? इमामगढ़ का दुर्ग जीत लेता है और उस क्षेत्र को क्या कर लेता है? सिंध का पूरा अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। और क्या कहता है उसका कथन? क्या रहता है चार्ल्स नेपियर का? यह अफगान का क्या था? पूंछ था। इस तरह से है ना, पूछ था। ये अफगान का, जैसे यहाँ पर सिंध का विलय कर लेता है ना, तो ये अफगानिस्तान पड़ता है ना, तो इसी के ना पीछे अफगान का तूफानी पूछ था, मिला लेता है। चार्ल्स नेपियर कहता है, ठीक है ना। जो कि सिंध का जब विलय करता है ना, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ही रहता है। भले रहते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? एलनब्रो। बाकी जीतता कौन है? चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड देखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1839 से लॉर्ड ऑकलैंड का। देखिए चार्ल्स मेटकाउ का 35 से 36 रहता है, और 36 से लेकर 42 तक रहता है लॉर्ड ऑकलैंड रहते हैं। लॉर्ड 36 से लेकर 42 तक। और इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध होता है स्टार्ट करवाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। बाकी सातवें जो होता है ना आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड एलनब्रो के समय में होता है, लॉर्ड एलनब्रो। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, ठीक है ना। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है कब? 1876, 1876 होता है ना, 78 में होता है, 1878 में होता है। और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध देखिए 1917 से 1919 के दौरान होता है, ठीक है। तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। प्रथम आंग्ल अफगान जो होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय, दूसरा आंग्ल अफगान होता है लॉर्ड लिटन के समय, और तीसरा आंग्ल अफगान होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो इसका आंसर पता लग गया ना, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय कर लिया गया था? लॉर्ड एलनब्रो के समय, ठीक है। आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है समझिए, क्या होता है पहले समझ लीजिए।
जब कोई कर्मचारी, ठीक है, जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में यदि काम कर रहा होता है, जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, अवैध तरीका से कंपनी का शेयर चुपके से बेच देता है, ठीक है ना। जब कोई कर्मचारी कंपनी चुपके से, मालिक को नहीं पता है, और कंपनी का शेयर चोरी छिपे बेच देता है, ठीक है ना, तो बेच देता है, तो इससे क्या होता है, इसी मतलब जो शेयर बेचता है ना, उस शेयर को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। बात नहीं बुझाया। मान लीजिए छोटुआ है, ये कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में आप कुछ शेयर है ना चुप्पे से बेच दिया उनको, जो शेयर बेचा है ना उसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका संबंध किससे हो गया, शेयर बाजार से। किससे हो गया, शेयर बाजार से। अब पता लगा शेयर बाजार किसे कहते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है शेयर बाजार। काला बाजार अलग होता है बाबू, ठीक है ना। काला बाजार जो होता है ना, जो बिल्डिंग से संबंधित है ना, बिल्डिंग से जो मतलब होता है ना, बिल्डिंग से बेच दिया उसको, ठीक है ना, चोरी से, हाँ हाँ, जैसे गेहूं का हो गया, सब तेले का जो दाम हो गया था 200 रुपये किलो। हाँ हाँ। अब प्याज का हुआ था कुछ दिन पहले, तो सब क्या काले बाजारी है ना। आप देखिए एलके झा समिति, देखिएगा भाई, एलके झा समिति जो है ना, एलके झा समिति और रेखी समिति, यह अप्रत्यक्ष है। वहां पर बगल में लिख लीजिएगा, एलके झा समिति और रेखी समिति, ये किसे है, अप्रत्यक्ष है। किसे है, अप्रत्यक्ष है। लिख लीजिएगा, एलके झा समिति और रेखी समिति अप्रत्यक्ष है, और वांचो समिति प्रत्यक्ष है। वांचो समिति प्रत्यक्ष है, वांचो समिति प्रत्यक्ष। अब लिखिएगा, राजा चेलया जो समिति था ना, कर सुधार से था। राजा चेलया कर सुधार से था, ठीक है, 91 था। और कर नीति क्या है ना, कर नीति, देखिए कर सुधार अलग होता है, कर नीति अलग। कर नीति की बात आएगा तो देखिए, सारथी साम, पार्थ सारथी साम समिति से है। किसे है, पार्थ सारथी साम समिति से है। पार्थ साथ साम समिति से है, बुझाया। लिख लीजिएगा, वहां पे लिखे हुए हैं। कर नीति जो होता है ना, पार्थ सारथी साम समिति से है। पार्थ सारथी साम समिति। अब एक है रंग राजन, ठीक है ना। रंग राजन समिति है ना, पेट्रोलियम से है। रंग राजन समिति पेट्रोलियम से है। रंग राजन समिति पेट्रोलियम से है। आज जो केलकर समिति था ना, केलकर समिति, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से है। आज जो भूरेलाल समिति था ना, भूरेलाल समिति मोटर वाहन से था। भूरेलाल मोटर वाहन, भूरेलाल समिति किसे है, मोटर वाहन से। तब फिर से बताएगा, तो एलके झा समिति किसे है, अप्रत्यक्ष से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष, और वांचो समिति प्रत्यक्ष, और भूरेलाल मोटर वाहन उद्योग। अकेलकर प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण, प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण। और रंगराजन समिति पेट्रोलियम से। रंगराजन पेट्रोलियम, रंगराजन पेट्रोलियम से है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पेट्रोलियम से भैया, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम में जो होता है ना, क्या लिखा हुआ पढ़ लेते रंगराजन समिति। देखिए, जो रंगराजन समिति था ना भैया, पेट्रोलियम के उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश किया गया था, उससे है, उससे है, ठीक है ना। अब आइए 18वां क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के नियम से किस समिति का अध्यक्ष थे। देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के वे अध्यक्ष थे, ठीक है ना। या वहाँ पे लिख लीजिए, वहाँ पे नहीं होगा, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। जो राजेंद्र प्रसाद थे इसके बाहर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा पूछा था संचालन समिति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। अब प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद थे। अब वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। अब 19 में देखिएगा, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस। देखिए, जब 40 वर्ष की उम्र बूढ़ों सब होता है ना, मतलब उम्र दराज व्यक्ति को न नज़दीक के वस्तु न दूर के वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। दोनों लेंस में कमी होता है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये अधिकतम बच्चा में नहीं होता है, जो 40 क्रॉस कर जाता है ना, लगभग उसमें होता है। क्या सब आदमी सुहा गए, नहीं अच्छा लग रहा है क्या,
ना चला, सब आदमी मसुआ गए हैं, ठीक है। तो जो बाइफोकल लेंस जो होता है ना, बाइफोकल लेंस जो बुढ़ारी आता है ना, नज़दीक वस्तु नज़दीक वस्तु दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसको कौन सा लेंस बोलता है? बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अब देखिए एक अवतल लेंस में है, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस करते हैं? अवतल। निकट दृष्टि दोष में अवतल। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु साफ दिखाई देगा, पास की वस्तु साफ दिखाई देगा, बाकी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। उसी का उल्टा होता है उत्तल लेंस। पास की वस्तु दिखाई देता है क्या? नहीं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको कौन सा लेंस करते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा ने में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? देखिए तो आप लोग ये याद कीजिए कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरता है, ठीक है ना। इधर कीजिएगा कैमरा, ठीक है, इधर बताते हैं, ठीक है। देखिए ये है कौन सा रेखा? मकर रेखा, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा। कौन सा है? कर्क। आ रहा है क्या? ये कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है? देखिए आप यहाँ ये बाह है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, सब आदमी बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक मत लगाइए, भूल जाइएगा, इसे देश से याद करिए। मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास। उसके बाद अफ्रीका में घुसिए। पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया। उसके बाद माली, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली। उसके बाद अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया। फिर से बताइए। मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास। उसके बाद पश्चिमी सहारा, क्या? पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, मारिटानिया, माली। उसके बाद अल्जीरिया, नाइजर, अल्जीरिया, नाइजर। लिबिया, मिस्र, लिबिया, मिस्र, लिबिया, मिस्र, लिबिया, मिस्र। अब देखिए अफ्रीका खत्म, एगो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका खत्म, अफ्रीका खत्म। अब आइए एशिया में। एशिया में कौन आता है? सऊदी अरब, सऊदी अरब, यूएई, जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब, यूएई और ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, यही देश है। तब बताइए इसमें से कौन सा देश नहीं था? ब्राजील था क्या? देखिए ब्राजील कहाँ स्थित है? तो ब्राजील, ठीक है ना। देखिए जो ब्राजील है ना, यह विषुवत रेखा और मकर रेखा में है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब देखिए विषुवत रेखा पर कौन सा देश स्थित है? विषुवत रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका में आइएगा तो देखिए साओ टोम प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसेप। उसके बाद गैबोन, कौन सा है? गैबोन। उसका कांगो, कांगो गणराज, कांगो, कांगो गणराज। उसका युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया। अब आइएगा इधर आइएगा तो देखिए इधर आएगा तो मालदीव। उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये कौन सा रेखा से गुजरता है? विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। और देखिए नीचे कौन सा रेखा है? यह मकर रेखा। कौन सा है? मकर रेखा। मकर रेखा का है ना चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। ये किस दक्षिण अमेरिका से, ठीक है ना। अब अफ्रीका से देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। उसका मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसका टोंगा, कभी कभी टोंगा देता भी है, नहीं भी देता, तो टोंगा भी आता है। ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा। ये कौन सा रेखा से? मकर रेखा से। मकर। देखिए मकर रेखा कौन सा नदी दो बार करता है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सा नदी? लिम्पोपो नदी। और कहेगा विषुवत रेखा कौन सा नदी दो बार करता है? कांगो या जारे नदी, कांगो या जारे नदी, कांगो या जारे। और कहेगा कर्क रेखा को कौन सा दो बार करती है? माही नदी। कौन सा रेखा? माही नदी करता है। तो इसका आंसर बताएगा तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्योंकि ब्राजील कहाँ पता था? विषुवत रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा।
अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। जनजाति है ना, जनजातीय क्षेत्र प्रशासन का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य इस सूची में नहीं है? देखिए जो भारत है ना, ये जो है ना प्रशासन की बात करिएगा तो यही 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन का साइज इसमें क्या हो जाएगा? मणिपुर नहीं चढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिएगा अब आगे इसमें अनुसूचित 6 हो गया इसका चर्चा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसी में जब पश्चिम बंगाल मिला दीजिएगा ना तो बांग्लादेश से सटे राज्य हो जाएगा, बांग्लादेश से सटे राज्य हो जाएगा। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसे पश्चिम बंगाल शामिल कर दीजिएगा, किससे सटा हुआ राज्य हो जाएगा? बांग्लादेश से सटे राज्य। अब बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है? पश्चिम बंगाल लगाता है। कौन लगाता है? पश्चिम बंगाल लगाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे कराएंगे तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा पूरा में। चलिए आगे देखिए, देखिए 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए जो डिजरायली था ना, डिजरायली 1857 जो क्रांति हुआ था वो डायरेक्ट बोला था यह राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। ये कौन बोला था? डिजरायली। डिजरायली क्या बोला है? यह राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है, या राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था। 1857 में जो क्रांति हुआ था, 57 बोलते 1857 जो क्रांति हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो डिजरायली क्या हुआ था? यह राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? राष्ट्रीय विद्रोह। नहीं कहीं कुछ होता है तो मान लीजिए मोदी होता है ये घटना हो गया है, नाम नहीं देता कुछ से, ठीक है ना। उसी तरह से डिजरायली क्या बोलते हैं? ये राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। और टी.आर. होम्स क्या बोला है? देखिए यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। सभ्यता करने का मतलब इंडिया के लोग, और बर्बरता का मतलब ब्रिटेन के लोग। बर्बरी करे या सभ्यता, यानी इंडिया के लोग सभ्य लोग होते हैं ना, यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध हुआ है। ये कौन बोला है? टी.आर. होम। क्या बोला है? यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध हुआ। एक बात कौन बोला है? टी.आर. होम्स। नहीं याद रहेगा, डायरेक्ट बोलेगा। होम में होता है ना लोग सभ्य भी रहता है और बर्बर करने वाला भी रहता है होम में अधिकांश, ठीक है ना। एक परिवार में 2 आदमी है तो कोई नहीं बरबरा मिल जाएगा, वो सभी आदमी मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो टी.आर. होम्स कौन है? टी.आर. होम्स। और देखिए बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर बोले थे, ठीक है ना। देखिए इससे पहले क्रांति हुआ था, बाकी बी.डी. सावरकर क्या बोले थे? नहीं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर क्या बोले हैं? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और डिजरायली क्या बोला था? नहीं ये राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? राष्ट्रीय विद्रोह। आज जो कर्नल लिस्ट था ना, कर्नल लिस्ट, देखिए यह यहाँ का धर्मांध और यहाँ के ईसाई, यह धर्मांध और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ है। धर्मांध और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ। ये बात कौन बोले हैं? कर्नल रीच बोले हैं। तो देखिए 4 आदमी बोले हैं। देखिए डिजरायली क्या बोला है? ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और टी.आर. होम्स क्या बोले हैं? सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध हुआ है। अब ब्रिटिश सावरकर क्या बोले हैं? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और कर्नलिस्ट क्या बोले हैं? यह धर्मांध और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ है। यह धर्मांध और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ है। धर्मांध और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ है। और 2 बात और है, ठीक है ना, देखा बता देते हैं। हाँ अब देखिए जेम्स अल्ट्रम और टेलर क्या बोले हैं? यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। ये क्या बोले थे? टी.आर. होम्स जेम्स अल्ट्रम और टेलर, यह अंग्रेज के विरुद्ध यहाँ के हिंदू और मुस्लिम का संयंत्र है। ये बार कौन बोले हैं? टेलर बोले हैं। यानी कि जेम्स अल्ट्रम और टेलर, जेम्स अल्ट्रम और टेलर, यानी कि यह अंग्रेज के विरुद्ध यहाँ के हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र है। ये बात कौन बोले हैं? जेम्स अल्ट्रम और टेलर, जेम्स अल्ट्रम और टेलर। एक और ध्यान दीजिएगा, जो लॉरेंस और सीले थे ना, लॉरेंस और सीले, ये क्या कहे थे? यह पूर्णतः सिपाही का विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये क्या बोले हैं? सीले क्या बोले हैं? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले क्या बोले हैं? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। फिर से बताइएगा तो यह किसने कहा था? किसने कहा था? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ब्रिटिश सावरकर। किसने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली। और किसने कहा था यह सिपाही विद्रोह था? लॉरेंस और सीले, लॉरेंस और सीले। और किसने कहा था अंग्रेज के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का संयंत्र था? ये बोला था जेम्स अल्ट्रम और टेलर, जेम्स अल्ट्रम और टेलर। और किसने कहा था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? टी.आर. होम्स। और किसने कहा था
यह धर्मांध और ईसाइयों के बीच युद्ध था। हाँ, एलियार रीज, ये पता लग गया, ठीक है। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों को गठित किया गया था, इसमें कौन नहीं था, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, याद कर लीजिए, काल, क्या है, काल, याद है, ठीक है ना। कैसे, क्रिप्स, कैसे क्रिप्स, ऐसे अलेक्जेंडर, कौन था, अलेक्जेंडर, उसके बाद ऐसे लॉरेंस, ऐसे लॉरेंस कहेगा। इसका जो मुख था ना, कौन था, लॉरेंस, नेतृत्व कौन था, लॉरेंस, इसका नेतृत्व कौन था, लॉरेंस। आज जो लॉरेंस था ना, सचिव था, क्या था, सचिव था, लॉरेंस क्या था, सचिव। अब वही कहेगा स्पोर्ट क्या था, मतलब ये क्या बोलते, क्रिप्स क्या था, अध्यक्ष था, क्रिप्स अध्यक्ष था। जो बोर्ड ऑफ होता है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। जो ये था ना, क्या बोलते, अलेक्जेंडर, जो, हाँ, अलेक्जेंडर से नौसेना मंत्री था, अलेक्जेंडर क्या था, नौसेना का मंत्री था, नौसेना मंत्री था, ठीक है ना। देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली में आता है। 24 मार्च, वहाँ पर लिख लीजिएगा डेट, 24 पूछा गया आपका एग्जाम। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आता है, दिल्ली में आता है, ठीक है ना। पर इसका घोषणा भारत, मतलब इसका घोषणा वो इटली, मतलब जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री रहते हैं, क्लाइमेट इटली, ठीक है ना, 15 फरवरी 1946 को करते हैं। 15 फरवरी 1946 को करते हैं। भारतीय का संविधान का निर्माण करने के लिए 15 फरवरी 1946 को, 15 फरवरी 1946 को घोषणा करते हैं। पर वो आगमन कब होता है, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 सदस्य रहते हैं। कौन कौन, काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, जिसका नेतृत्व करता कौन रहते हैं, लॉरेंस एक क्या रहते हैं, सचिव रहते हैं। अलेक्जेंडर क्या रहते हैं, नौसेना मंत्री। और क्रिप्स क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, ट्रेड ऑफ, क्या रहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष रहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को स्वीकार करता है। इस कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को 6 जून 1946 को मुस्लिम करता है। और वहीं कांग्रेस क्या कहता है, 25 जून 1946 को कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेता है। तो डू दैट लिखेगा, मुस्लिम कब करता है, 6 जून 1946 को, और कांग्रेस 25 जून 1946 को, 25 जून 1946 को। तो ये कैबिनेट मिशन के बारे में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कैबिनेट मिशन के बारे में आएगा ना, तो कहेगा ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था क्लाइमेट इटली, इसको घोषणा किया था 15 फरवरी 1946 को। भारत के दिल्ली में इसका आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग स्वीकार किया था 6 जून 1946 को, और कांग्रेस इसको स्वीकार किया था 25 जून 1946 को, 25 जून 1946 को। बुझा रहा है, माथा से उड़ रहा है, इससे जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत फायदा होगा, नहीं पढ़ा होगा उसको उड़ जाएगा, ठीक है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। देखिए हम्बोल्ट जो पेरू है ना, इस ठंडी कहाँ है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल और कैलिफोर्निया और अंटार्कटिका जो जलधारा है ना, ये सब ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट, पेरुवियन और क्यूराइल, कैलिफोर्निया और अंटार्कटिका, यह है ना, अंटार्कटिका, सब कैसे जलधारा है, ठंडी। इतना याद रखा, जो विषुवत रेखा का होगा वो गर्म जलधारा है, और जो ऊपर होगा ठंडी जलधारा है, जो नीचे होगा ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। जो विषुवत रेखा के पास रहेगा तो ठंडी। जैसे मैं देखिए फॉकलैंड जलधारा और लेब्राडोर जलधारा और बेगुएला जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा पर किस महासागर के, अटलांटिक महासागर के। किस महासागर के, अटलांटिक। जो फॉकलैंड है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, बेंगोला भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम्बोल्ट। क्या, तब प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा कौन है, हम्बोल्ट। आइए 25 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। देखिए जब भारत पर सिकंदर आक्रमण किया था, कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। और जब 326 ईसा पूर्व किया था ना, तो उस टाइम में यहाँ पर मगध के क्षेत्र पर घनानंद शासन कर रहा था। यही ना, जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उसके समझाने के लिए, घनानंद को समझाने के लिए गया थे कौन, चाणक्य गए थे। देखो सिकंदर आ रहा है,
ठीक है ना। तुम भोग विलास में काफी विलित रहता था। कौन? घनानंद। मतलब क्या हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब स्त्रियों के प्रति काफी इसका लगा हुआ था। ठीक है, समझाने के लिए गया और इसको टीके पकड़ के निकाल के फेंक दिया। ठीक है, निकाल के भागा किसको? चाणक्य को। ठीक है ना। और ये जाते हैं, कहते इसको समझाने से पागल कुछ होगा नहीं। ये जाते हैं वहाँ पर पुरुष की सेना में। ठीक है ना, वहाँ पर जाते हैं और उसको किसी तरह चाहते हैं क्या, उससे समझा बुझाकर पुरुष से लड़वाते हैं, जो होता है ना पुरुष से लड़ाई होता है, और उसके सेना में शामिल होकर और सिकंदर को हराने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि समय एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेंगे जो इसको घनानंद को भी हटाए और सिकंदर को हटाए। पहले सिकंदर को हटाने का काम करते हैं, सिकंदर को हटा भी देते हैं। उसके बाद इसको चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दे बैठा कर घनानंद को हरवा देते हैं और मौर्य वंश का स्थापना करवाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से किया था? चाणक्य से। किसके सहयोग से? चाणक्य से। इनका बचपन का नाम क्या रहता है? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। और बाद में ज्ञानी होने के कारण इसको क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। विष्णु नाम जानता है? विष्णु। आए गया अधिवेशन 1922 देखेंगे। गया अधिवेशन देखिए, गया अधिवेशन 1922 में होता है ना। ये गया में कौन कहते हैं? चित्तरंजन दास करते हैं। कौन कहते हैं? चित्तरंजन दास करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दिया था? जिसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी क्या कर दिए थे? त्याग पत्र दे दिए थे। और ये दोनों ने मिलकर क्या चीज का घोषणा करते हैं? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? इलाहाबाद में करते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं। ठीक है, आइए, यदि कोई सांसद 27 में देखिएगा, यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना यदि कोई सांसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन के कभी सभी बैठकों के कितने दिनों के अनुपस्थित रहता है तो उसका सदन रिक्त हो सके 60 दिन से अधिक। एकमात्र हुआ था कौन? बलविंदर सिंह लालपुरा, जो पंजाब के थे ना। 60 दिन से अधिक अनुपस्थित कहाँ चले गए थे? लापते हो गए थे। इसको क्या